बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ऐसे और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, तो एमडीकेट एस्पायरेंट्स हो या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हों, उनमें क्रैप्स साइकिल वो ज़रूर पढ़ते हैं अपने स्टडीज़ के दौरान। तो इसके लिए लेकिन उनसे ये याद नहीं होते, इसके जो स्टेप्स होते हैं डिफरेंट। तो आज मैं आप लोगों को इसको याद करने के लिए एक निमोनिक्स बताऊँगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होकर फिर ये सारी साइकिल चलती है। ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन करके सिट्रेट बनाता है। सिट्रेट आगे से आइसोसिट्रेट आगे से अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट बनाता है। अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट सक्सिनाइल कोए बनाता है। सक्सिनाइल को सक्सिनेट बनाता है। सक्सिनेट आगे से फ्यूमरेट बनाता है। फ्यूमरेट आगे से मेलेट बनाता है और वो मेलेट आगे से दोबारा ऑक्सैलो एसीटेट बनाता है। इसी तरह ये साइकिल बार बार रिपीट होती जाती है और हमारे जो प्रोडक्ट्स हमें चाहिए होते हैं वो हमें मिलते जाते हैं, इसलिए इसको हम साइकिल कहते हैं। अच्छा, तो अब शुरू करने से पहले मैं निमोनिक्स आपको बताने से पहले इसके दो नाम मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। एक इसका क्रैप साइकिल, तो नाम आप सबको पता है कि क्रैप साइकिल नाम क्यों है, कि जो जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उनका नाम क्रैप था। और उसके बाद दूसरा सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसका नाम है और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी नाम है। TCA साइकिल भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब ये क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसका जो पहले सिट्रिक एसिड साइकिल जो है, इसका पहला जो प्रोडक्ट है वो सिट्रेट है, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका पहला प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इसलिए हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ये बात आप लोगों के लिए क्लियर होगी। अब दूसरी बात जो मैं आप लोगों को करने वाली हूँ वो है निमोनिक। अब निमोनिक के लिए ना मैंने एक स्टोरी सी क्रिएट की हुई है ताकि आपको कभी भूले ना और याद भी सही तरह रहे। तो क्या हुआ बच्चों के, कराची में अप्रैल का महीना था तो ढेर सारा समुद्री तूफ़ान आया, जिसकी वजह से समुंदर का पानी जब बाहर आया तो बाहर आने की वजह से वो सारे क्रैब्स जो थे ना वो समुंदर से बाहर आ गए। क्रैब्स, बिच्छू को जो कहते हैं, क्रैब्स सारे समुंदर से जब बाहर आए तो उसके नतीजे पर सिंध की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया कि जितने भी कॉलेजेस थे उनको अप्रैल के महीने में बंद कर दिया। अब वो सारे कॉलेजेस ना मई से ऑनवर्ड शुरू होंगे, खुलेंगे। तो ये यहाँ से ही हमें हमारा निमोनिक मिल जाता है। ऑल कॉलेजेस in Karachi shall start from May onwards। अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि इसके अंदर ये कैसे है। और क्रैब से मैंने आपको बताया क्रैब सारे बाहर आ गए, तो क्रैब से आप लोगों ने याद रखना है ये हमारी क्रैब साइकिल का निमोनिक है। यहाँ पर आपको अब A जो है वो एसिटाइल कोए को रिप्रेजेंट कर रहा है, C जो है सिट्रेट को कर रहा है, I जो है वो आइसोसिट्रेट को कर रहा है, कराची का K जो है वो अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट को कर रहा है, S जो है शेल का वो हमारे पास सक्सिनाइल कोए को कर रहा है, हमारे पास S का जो स्टार्ट का S है वो सक्सिनेट को कर रहा है। उसके बाद F का फ्रोम जो है, फ्रोम का F जो है वो हमारे पास फ्यूमरेट को कर रहा है और उसके बाद मई का M जो है वो हमारे पास मेलेट को कर रहा है और ऑनवर्ड्स का O जो है वो हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट को कर रहा है। ये हमारे पास क्लियर हो गया कि निमोनिक हमने बना लिया। अब इनके लिए, अब इनके अंदर जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जो रिलीज़ हो रही हैं, इसका भी तो एक निमोनिक हमारे पास होना चाहिए ना, कि हमने याद करना है, कैसे हमें पता चलेगा कौन से स्टेप पे क्या रिलीज़ हो रहा है। तो उसके लिए जो मैंने बनाया था वो ये था। अब आप लोगों ने देखना है IAS। अब ये IAS जो है हमारे पास यहाँ पर ये वैसे होता है हमारे पास इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो यहाँ पर जैसे पाकिस्तान में पैस होता है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये पूरे ना वो रैंक्स हैं जहाँ पर बच्चे जो कि CSS क्लियर करते हैं तो वो जाते हैं उस पैस में। तो इंडिया में जब वो CSS क्लियर करते हैं तो ये उनकी हाईएस्ट रैंक जो है वो IAS है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में उनको एलोकेट किया जाता है। तो IAS से आपने याद रखना है कि IAS में आपके NADH एक रिलीज़ होगा, NADH और कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह ये हो रहा है सब कुछ। अब ये देखिए अल्फ़ा का A और S, इन दो रिएक्शन जो हैं यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इन तीनों के दोनों रिएक्शंस में आपके पास NADH और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी। अब आप लोगों को मैं बताऊँ कि हमारे पास टोटल 3 NADH ने बनना है।
3 NADH से बनना है, वो एंड पे मैं लिखवाती हूँ कि क्या क्या बनेगा। 3 NADH ने बनना है और उसके साथ हमारे पास एक FADH ने बनना है। एक क्रैफ्ट साइकिल में ये 3 NADH हमारे पास बनते हैं। तो अब जो दूसरा NADH है वो मुँह से बनेगा, MO मुँह, और वहाँ पर एक NADH बनेगा। अब ये मुँह जो है वो क्या है, मुँह हमारे पास है मैलेट टू ऑक्सैलो एसीटेट NADH बना रहा है। IAS का वो हमारे पास NADH और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे, IAS, और ये हमारे पास अब ये NADH की कहानी ख़त्म होगी। अब हमारे पास बचा है FADH2। अब FADH2 जो है ना वो आप लोगों ने याद करना है, वो उस जगह बनेगा जहाँ पे फ्यूमरेट बनेगा। जब फ्यूमरेट के साथ F फॉर फ्यूमरेट, F फॉर FADH2, तो दोनों सेम उनका फर्स्ट लेटर सेम है। तो आपने इस तरह याद रखना है कि इन दोनों का जो फर्स्ट जब फ्यूमरेट बनेगा उसी वक्त आपने FADH को बना देना है। तो जिस वक्त F फ्यूमरेट बनेगा उसी वक्त आप लोगों का क्या बनना है, FADH2। अच्छा, और उसके बाद अब हमारे पास बचता है एक ATP भी यहाँ पर बन रहा होता है। अब ATP जो बन रहा है वो किधर बन रहा है, तो ATP हमारे पास ना सक्सेस, एक तो पहले तो आप इसको 2 तरीके से याद कर सकते हैं कि जहाँ पर सक्सेस हो जाए ना वहाँ पर ATP बन जाएगा, जब सक्सेस आ जाएगी तो ATP बन जाएगा। तो एक तो ये हो गया कि सक्सीनेट जब बन रहा है तभी आपका ATP बन रहा है, ये हो गया। अब कुछ बच्चे होंगे उनको ये याद नहीं रह पाएगा, तो उसके लिए आपने याद रखना है कि SS का जो रिएक्शन है ना, तो वहाँ पर आपके पास ATP बनता है, GTP भी बनता है, लेकिन वो क्योंकि एक बाय प्रोडक्ट है सो हमें ज़रूरत नहीं होती उसकी, इसलिए हम लिख नहीं रहे। अब उसके बाद अब ये सारे मैंने आपको बता दिया कि आपने इसको इस तरह याद करना है। अब एक बात मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो यहाँ पर आप लोग कुछ रिएक्शंस हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, जैसे सिट्रेट से आइसोसिट्रेट है, यहाँ पर हमारा कोई काम का प्रोडक्ट नहीं बन रहा, और ये फ्यूमरेट से मैलेट, यहाँ पर भी तो कुछ होना चाहिए था। अब सिट्रेट से आइसोसिट्रेट में पहले पानी निकलता है, और फ्यूमरेट से मैलेट जो कि अभी हमने जहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ पर पानी एंट्री मारता है, पानी एंटर होता है तो वो मैलेट जो हमारे पास फ्यूमरेट में एंटर होता है तो मैलेट बनता है हमारे पास। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जिन जगह पे कुछ भी नहीं हो रहा ना, कुछ जगह सारी जगह पे NADH, ATP, FADH बन रही है, जिस जगह पे कुछ नहीं हो रहा होगा ना वहाँ पर वाटर ने या तो आना है अंदर या तो बाहर जाना है। अब जिसमें बाहर जाना है वो पहला रिएक्शन है, और जिसमें अंदर आना है वो हमारे पास फ्यूमरेट के बाद वाला रिएक्शन है। ये बात इस तरह आपने याद रखनी है। ये वैसे अगर आप ना भी लिखें क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन एक रिएक्शन में अगर आप वो कह सकते हैं, आ सकता है ऐसे ही आपके MDCAT में, तो इसलिए आप इसको इस तरह याद कर सकते हो। अब हम लोगों ने इस चीज़ को देखना है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, क्या क्या चीज़ें ये हमारे पास इस ओवरऑल रिएक्शन में NADH कितने बने हैं हमारे पास। NADH हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स बने हैं, ठीक हो गया, 1, 2 और 3। FADH2 कितने बने हैं, ये एक क्रैफ्ट साइकिल है जिसके अंदर हम देख रहे हैं। FADH का 1 मॉलिक्यूल बना है, और हमारे पास ATP कितने बने हैं, ATP भी हमारे पास 1 मॉलिक्यूल बना है, और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स बने हैं, वो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स निकले हैं। ऐसा ही है ना। अब आप लोगों को ये सारे MCQs आ सकते हैं कि एक क्रैफ्ट साइकिल के दौरान आप लोगों का क्या कितने कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं, कितने ATP बन रहे हैं, कितने FADH2 बन रहे हैं, कितने NADH2 बन रहे हैं, ये आप लोगों को आ सकता है। अब आप लोगों ने ये सब कुछ कॉन्सेप्ट इसका लिया हो तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ NADH3 बन रहे थे, इस तरह सब कुछ। और अब आप लोगों को एक बात बताऊँ तो ये देखिए NADH हमारे पास 3 बार बन रहा है, तो आपको एक ETC का आगे जो हमारी चेन चलनी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो वहाँ पर NADH हमारे पास कितने ATP देगा। NADH ने आगे हमारे पास 3 ATP जनरेट करने होते हैं, और FADH ने 2 ATP। ये एक जनरल नॉलेज की बात थी कि हमेशा NADH जो होता है वो 3 ATP में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर आपने ना इस तरह इस याद रख लेना है कि ये बच्चे असल में ना भूल जाते हैं कि NADH जो है उसमें कितने ATP वो दे रहा था और FADH कितने ATP दे रहा था। तो आपने क्रैफ्ट साइकिल से उसको याद रख लेना है कि क्रैफ्ट साइकिल में जो चीज़ ज़्यादा रिलीज़ हो रही थी वो ज़्यादा ATP देगी। क्रैफ्ट साइकिल में सबसे ज़्यादा कौन रिलीज़ हो रहा है, NADH, तो NADH जो होगा वो ज़्यादा ATP देगा, और ज़्यादा ATP कितने हैं, 3 ATP।
तो यानी 3 ATP NADH का एक मॉलिक्यूल 3 ATP दे रहा है, तो 3 मॉलिक्यूल 3 होंगे NADH के, तो वो 9 ATP देंगे एक क्रैब साइकिल में। अब ये क्रैब साइकिल जो है ये हमारे पास पायरुवेट 2 बनते हैं ग्लूकोज के रिएक्शन में, तो पायरुवेट 2 मरतबा क्रैब साइकिल से गुजरेंगे तो हमारे पास ये सब कुछ डबल होके आएगा। समझ लग रही है? अगर वो आपको ग्लूकोज की बात रेफरेंस है कहें कि क्रैब्स कितने हमारे पास NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं, या तो फिर आपने इसको डबल करके बताना है। वो सब कैलकुलेशंस हम बाद में भी मैं आपको करके बताऊंगी, जब मैं सारे रिएक्शंस आपको करवा दूंगी एक साथ, पहले ग्लाइकोलिसिस फिर क्रैब साइकिल और उसके बाद ETC। जब ये सारा हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि कौन सी जगह पे कितने NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे पास, और सब फिर आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का निमोनिक जो मैंने क्रैब साइकिल का बताया वो आपको समझ लग गई होगी, और आपको मैंने जो स्टोरी बना के बताया है उससे आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा। क्रैब से आपने याद रखना है कि ये क्रैब साइकिल है। मैंने क्रैब्स की कहानी इसलिए बनाई है क्योंकि आपको ये भूले ना कि ये निमोनिक क्रैब है, ठीक है? क्रैब्स की कहानी इसलिए मैंने आपको बताई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ लग गई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें, और फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।